हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कुछ आपके इम्पॉर्टेंट सेक्शंस एज वेल एज इसके साथ हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे सेक्शन नंबर 24 की। सेक्शन नंबर 24 क्या बोलता है, तो ये जो है ये चैप्टर हम कर रहे हैं अबाउट योर रजिस्ट्रेशंस। रजिस्ट्रेशन के अंदर चैप्टर के अंदर मेजर तीन उसके अंदर वो है सेक्शंस हैं एंड उन तीनों सेक्शंस के अंदर से ही मैं आपको कराने वाली हूँ ये वाले सेक्शन। तो सबसे पहले आज हमारा जो सेक्शन है वो बताता है अबाउट द सेक्शन नंबर 24। तो सेक्शन नंबर 24 बताता है अबाउट द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन क्या होता है? देखिए, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन जो होता है वो यूजुअली बनाया गया है उन लोगों के लिए जो एक्चुअली में बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के अंदर आपके पास कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन तो वैसे तो ना लिमिट लगती है, टर्नओवर वाइज बांटा जाता है कि अगर इस टर्नओवर के अंदर आप आ रहे हो तो आपको इतना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आप इस टर्नओवर को क्रॉस कर रहे हो इन स्टेट के अंदर तो आपको ये रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एंड ऑल। तो जैसे कि हमारे पास 3 लिमिट होती है विच इज 10 लाख वाली, एक होती है 10 लाख वाली अबाउट योर गुड्स के और सर्विसेज के केस के अंदर, और एक होती है 20 लाख वाली इन द केस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज के केस के अंदर, और एक लिमिट होती है आपकी 40 लाख वाली इन द केस ऑफ गुड्स के केस के अंदर और 20 लाख वाली इन द केस ऑफ द सर्विसेज के केस के अंदर। ठीक है। सो 10 लाख वाली जो होती है वो होती है आपके मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और ये था आपका मणिपुर, मिजोरम। ठीक है। सो क्या आ जाएगा? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। तो अगर इन तीनों के अंदर आप करते हो तो आपका क्या लगेगा? 10 लाख की लिमिट लगेगा। 10 लाख से ऊपर तक अगर आप सप्लाई करो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिर आ जाता है फिर आ जाता है आपका गुड्स एंड सर्विसेज के केस के अंदर जहाँ पे 20 लाख की लिमिट लगती है, और ये 20 लाख की जो लिमिट है वो आपको लगती है कुछ स्टेट्स के अंदर, जैसे इन स्टेट्स के अंदर लगी है मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम के अंदर। इसी तरीके से कुछ स्टेट्स यहाँ पे भी डिफाइन की गई है। अब उनको आप ऐसे लिख सकते हो यूपी मस्त करके। ठीक है। तो कैसे कर सकते हो आप? UPMAST। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो? यूपी मस्त करके एक निमोनिक बना सकते हो एंड उसके ऊपर आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले यू से आ जाएगा आपको उत्तराखंड, पी से आ जाएगा पुडुचेरी। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हमारे पास क्या था? मणिपुर और मिजोरम था, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? मेघालय आ जाएगा, असम आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्या था? तेलंगाना आ जाए। यहाँ पे आपका त्रिपुरा था, तो यहाँ पे था आपका त्रिपुरा और यहाँ पे है आपका तेलंगाना। ठीक है। तो तेलंगाना। तो इसी तरीके से अगर इन स्टेट के अंदर आपका गुड्स एंड सर्विसेज अगर आप सप्लाई करते हो जिसकी वैल्यू 20 लाख से ज़्यादा है तो आपका यहाँ पे कवर अप हो जाओगे आप कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के लिए। और इस केस के अंदर बोला गया है अदर जितनी भी आपके पास बची है, अदर सिटीज जितनी भी आपके पास बची है, अदर स्टेट्स जितने भी आपके पास बचे हैं वो यहाँ पर कवर अप हो जाएंगे। सो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो वैसे जो मेरा मुद्दा था वो आज ये समझाने का नहीं था, मेरा मुद्दा जो था वो ये था अबाउट सेक्शन नंबर 24 के अंदर। तो हम किसके बारे में बात करेंगे आज? हम सेक्शन नंबर 24। तो सेक्शन नंबर 24 बताता है अबाउट द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के अंदर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन किन किन के लिए बोला गया है कि उन लोगों के ऊपर ये लिमिट एप्लीकेबल ही नहीं है, कि मतलब कि तुम्हारा टर्नओवर चाहे कितना भी हो, चाहे वो 0 हो, चाहे वो लाखों में हो, करोड़ों में हो, चाहे कितना भी हो, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा तो कराना पड़ेगा। तो सेक्शन नंबर 24 बात करता है कुछ ऐसे लोगों की। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इससे रिलेटेड मेरे पास कुछ अमेंडमेंट्स भी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कि अगर आप सप्लाई कर रहे हो, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप? इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, और यहाँ पे सिर्फ गुड्स है, ओनली एंड ओनली गुड्स। ठीक है। तो अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो ऑफ गुड्स का तो उस केस के अंदर आपको क्या चाहिए होगा?
ऑब्वियसली इट शुड बी टैक्सेबल गुड्स होने चाहिए वो। सो अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ गुड्स का, तो उस केस के अंदर आपको टर्नओवर नहीं देखना है, आपको कराना ही कराना पड़ेगा। लेकिन इन केस ऑफ योर, अगर यहाँ पे गुड्स के अंदर हैंडीक्राफ्ट गुड्स आ जाते हैं, आपकी हैंडीक्राफ्ट गुड्स प्लस में आपकी सर्विसेज आ जाती हैं, सर्विसेज, ठीक है। तो इन केस के अंदर अगर आपके हैंडीक्राफ्ट गुड और सर्विसेज कर रहे हो आप इंटरस्टेट से ही, तो उस केस के अंदर आपके ऊपर लिमिट्स एप्लीकेबल, तो लिमिट्स जो है वो आपके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। तो अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स का और सर्विसेज का, तो उस केस के अंदर आपके ऊपर लिमिट्स आर एप्लीकेबल। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप CTP हो, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, तो अगर इफ़ यू आर अ कैजुअल, क्या हो आप, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, तो अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो उस केस के अंदर CTP, और अगर आप यहाँ पे सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, टैक्सेबल सप्लाई करते हो गुड्स का, तो उस केस के अंदर आपको लिमिट नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो और अगर आप सप्लाई कर रहे हो सर्विसेज का प्लस हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, तो उस केस के अंदर आप सर्विसेज का और हैंडीक्राफ्ट गुड्स का अगर सप्लाई कर रहे हो, तो उस केस के अंदर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो और आप सर्विसेज का और हैंडीक्राफ्ट गुड्स का सप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका लिमिट अप्लाई, तो यहाँ पे आपकी लिमिट जो होती है वो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। सो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या फिर इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, उसके अंदर आपको लिमिट लग जाएगी इन केस अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स और सर्विसेज दे रहे हो तो, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड पर्सन जो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर है, अभी RCM किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, जहाँ पे आपका सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड और योर रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड पर्सन। तो अगर आप RCM के अंदर कवर हो तो उस केस के अंदर आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लगाना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लगाने पड़ेगा। फिर इसके साथ हमारे पास कुछ और जुड़ जाते हैं, विच इज़ योर NRTP, विच इज़ योर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन लगाना ज़रूरी है। एंड 5वां कंडीशन पे आ जाता है आपका ई-कॉमर्स ऑपरेटर, कौन आ जाते हैं, ई-कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि किन किन को रजिस्ट्रेशन लेना इज कंपल्सरी एप्लीकेबल। सो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इन द केस ऑफ द गुड्स, RCM, NRTP और ई-कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। अभी ये था आपका सेक्शन नंबर 24 के रिगार्डिंग। अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 23 के रिगार्डिंग। सेक्शन नंबर 23 जो है वो बात करता है अबाउट, तो ये हम बात करने वाले सेक्शन नंबर 23 के बारे में, जहाँ पे बोला गया कि इन लोगों को चाहे कितना भी इनका वो हो कि कहते हैं ना टर्नओवर हो, लेकिन इन लोगों को रजिस्ट्रेशन लगाना मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इन लोगों के ऊपर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल नहीं है, चाहे इनका कितना भी n नंबर ऑफ टर्नओवर क्यों ना हो। तो सबसे पहले किन लोगों को मना किया है, तो उन लोगों को मना किया है जो कि पर्सन आर नॉट लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन, persons are not liable for registration। सबसे पहले तो वो लाइबल ही नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई कर रहे हैं, या फिर वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के अंदर सप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं हो जाता। जो कि फुल्ली एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स को कर रहे हैं और सर्विसेज को सप्लाई कर रहे हैं, तो ये वाला प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। ओके, सो अगर सप्लायर सप्लाई कर रहा है एग्जेम्प्टेड भी और नॉन एग्जेम्प्टेड, तो ये वाला प्रोविजन नहीं लगेगा। ये प्रोविजन तब लगेगा जब टोटली आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप टोटली एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हो, तो अगर यहाँ पे चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विसेज का हो, डोंट मैटर, लेकिन अगर आप कुछ एग्जेम्प्टेड भी कर रहे हो और कुछ आप टैक्सेबल भी कर रहे हो, तो उस केस के अंदर आपको ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, ये वाला प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है।
फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन वो होता है कि जो पर्सन आरसीएम के अंदर कवर है, हमने जो पर्सन आरसीएम के अंदर कवर है, मतलब कि वो सप्लायर ऑफ द सच गुड्स और सर्विसेज जिसका टैक्स जो है वो रिसिपिएंट पे कर रहा है। अभी यहाँ पे देखो, अगर ये बंदा है सप्लाई कर रहा है कुछ गुड्स, ऑब्वियसली बात है ये इस बंदे को सप्लाई कर रहा है जो कि एक रजिस्टर्ड है और ये क्या कर रहा है, टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, लेकिन इसके अंदर ये ही टैक्स पे करता है, इसको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आरसीएम के अंदर कवर है और टैक्सेबल पर्सन कौन है, ये पर्सन है, तो इसको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो कमिंग टू द अनदर पॉइंट विच इज थर्ड पॉइंट। तो उसके अंदर हमको क्या देखना है कि अगर पर्सन जो है मेकिंग अ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज up to 10 lakhs और 10 नहीं 20 lakhs, यस, क्योंकि हमारी जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज की लिमिट कब तक मैक्स टू मैक्स कितनी होती है, 20 लाख तक होती है। तो देखिए जिसने ये वाला पॉइंट अच्छे से समझा है ना, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ दिस वाला पॉइंट, तो उसको पीछे दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि जो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं उनके लिए तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन इन केस ऑफ सर्विसेज और हैंडीक्राफ्ट के लिए लिमिट अप्लाई है। तो जहाँ तक लिमिट अप्लाई है, जैसे यहाँ तक लिमिट अप्लाई, इसके नीचे यू आर टैक्सेबल, इसके ऊपर यू आर एग्जेम्प्टेड, तुमको मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। तो अगर आप इस लिमिट के ऊपर हो तो उसके ऊपर तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो वो लिमिट क्या है, वो लिमिट है 20 लाख की। कि अगर आपका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है, उसके नीचे नहीं जा रहा है, तो मतलब कि आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, आपको पर रजिस्ट्रेशन नहीं लगाना है आपको। तो वही यहाँ पे बात कर रहा है। इसी तरीके से इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ, जैसे अभी हमने इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज करा था, इस तरीके से कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर सप्लाई करता है सर्विसेज अप टू द 20 लाख के ऊपर, तो उसके ऊपर भी ये लिमिट आ जाएगी। तो मैं लिखने के लिए लिख रही हूँ, बाकी आपको तो समझ में ही आ ही गया होगा, ठीक है। यहाँ पे एक और पॉइंट कवर हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट थे सर्विसेज और हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए। तो सर्विसेज और हैंडीक्राफ्ट गुड भी मैं यहाँ पे हाथों हाथ लिख देती हूँ तो अलग से ना लिखना पड़े। तो सर्विसेज और आप यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट गुड्स भी कर सकते हो, ठीक है। तो हैंडीक्राफ्ट गुड्स भी अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो, हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू द लिमिट 20 लाख रुपए तक की, तो उसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। देन सी फोर्थ पॉइंट आ जाता है, अगर आप अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, एज आई सेड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, अगर आप सप्लाई कर रहे हो नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड, ठीक है, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, तो उसके ऊपर भी आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। इसकी भी लिमिट क्या है, योर 20 लाख की लिमिट है। किसकी कितनी लिमिट है, अप टू द 20 lakhs की लिमिट है, ठीक है। ओके, ध्यान रखना कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का इन द केस ऑफ द नोटिफाइड गुड्स ये है, यहाँ पे सर्विसेज का नहीं है शायद, यस, यहाँ पे सर्विसेज का नहीं है, ठीक है। यस, तो यहाँ पे सर्विसेज का नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको गुड्स का बोला गया है। ओके, सो वैसे तो इसके अंदर आपको बोल नहीं रखा है, लेकिन जब हमने पीछे वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो यहाँ पे सर्विसेज और हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए भी है, तो हम ये वाली लिमिट सर्विसेज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इन्होंने अलग से नहीं बताया गया, लेकिन पीछे वाले प्रोविजन के अंदर दे रखा है, तो मैं उससे आपको बता रही हूँ। ओके, तो अब आ जाता है पॉइंट आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर का। देखो मैंने क्या बोला था कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्या होता है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या करता है, ध्यान से मेरी बात सुनना, कि अगर आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर है, वो सप्लाई कर रहा है सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। तो अगर सप्लायर ऑफ सर्विसेज सप्लाई करता है सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट करा है उन पर्सन को जो कि सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज अदर देन सप्लाई सर्विसेज अंडर द सेक्शन नंबर 95। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी
वो पर्सन एग्जेम्प्टेड है जो कि सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज अदर देन सप्लाई स्पेसिफाइड अंडर द 95। मतलब कि जो लोग कवर नहीं है, नॉट कवर्ड अंडर 95, अंडर 95 के अंदर जो कवर्ड नहीं है, उन लोगों को टैक्स, उन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है। तो अदर देन द सप्लाई सर्विसेज कवर्ड अंडर 95 ऑफ द सेट एक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज़ रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द टैक्स एट सोर्स, जिसको TCS कलेक्ट करना होता है, जो 95 के अंदर कवर है, उन लोगों को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। हु इज़ रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द टैक्स एट सोर्सेज अंडर द सेक्शन नंबर 52 के अंदर, और जिसका एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूटेड ऑल इंडिया बेसिस इज नॉट एक्सीडिंग 20 लाख रुपीज इन द फाइनेंशियल ईयर। और वो को जो जिसके ऊपर अदर देन, देखो जो कि इको है और वो नॉट कवर्ड है अंडर द 95 के अंदर, तो उसको ऊपर तो ये वाला सब सेक्शन अप्लाई होगा। प्लस में वो इको की जो लिमिट है वो अप टू कितनी है, 20 लाख की। तो मतलब कि उसका एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया बेसिस पे एक्सीडिंग नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग कितना, 20 लाख रुपीज इन द फाइनेंशियल ईयर एज अ कैटेगरी ऑफ द पर्सन एग्जेम्प्टेड फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। तो मतलब जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर हैं जो कि अदर देन सप्लाई करते हैं सर्विसेज अंडर द 95 के अंदर, तो उनको ई-कॉमर्स ऑपरेटर को हु इज़ रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। तो अल्टीमेटली ई-कॉमर्स ऑपरेटर जो कि TCS कलेक्ट कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली में कवर्ड है 95 के अंदर, उनके ऊपर तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। लेकिन जो इको जो कि कवर नहीं है 95 के अंदर और जिसका लिमिट भी लेस देन 20 लाख का लिमिट अप्लीकेबल है, उसके ऊपर ये वाला सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो अभी मैं इससे रिलेटेड ना आपको कुछ अमेंडमेंट्स शो कर देती हूँ। अभी ये वाले जो अमेंडमेंट्स हैं वो आपके लिए एप्लीकेबल हैं। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट्स आपके थोड़े ज़रूरी है, ये आप देख लेना। ठीक है, तो ये है आपके अमेंडमेंट्स। तो इस अमेंडमेंट्स के अंदर क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 10-20 और ये 40 लाख वाला लिमिट, ये जो होता है अगर आप सप्लाई करते हो नोटिफाइड गुड्स, कौन सा सप्लाई करते हो, नोटिफाइड गुड्स, तो उसके ऊपर ये 40 लाख ऑफ गुड्स वाली लिमिट नहीं लगती है। नोटिफाइड गुड्स क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ अभी। लेकिन अगर आप सप्लाई करते हो नोटिफाइड गुड्स तो उस केस में अंदर आपका 40 लाख वाली लिमिट नहीं लगती, उसके ऊपर 20 लाख वाली लिमिट लगती है। तो उसके ऊपर 20 लाख वाली लिमिट लगती है, ना कि 40 लाख वाली लिमिट लगती है। ठीक है, तो नोटिफाइड गुड्स के अंदर कौन कौन इंक्लूडेड है, तो देखिए नोटिफाइड गुड्स के अंदर आपका कौन कौन इंक्लूडेड है। सबसे पहले तो अगर आप आइसक्रीम है अदर देन एडिबल आइस वेदर और पार्ट ऑफ कंटेनिंग कोका, ठीक है, इसके अंदर आपके और भी आते हैं जैसे कि ये और पान मसाला, तंबाकू हो गया, आइसक्रीम हो गई। तो इसमें थोड़ी थोड़ी क्लैरिफिकेशन दे रखी है कि आइसक्रीम वो वाली जो कि एडिबल अदर देन एडिबल आइस है और वेदर और नॉट कंटेनिंग कोका। ठीक है, फिर योर पान मसाला आ जाता है, ऑल गुड्स टबैको मैन्युफैक्चर्ड टबैकोज आ जाते हैं, फ्लाई ऐश ब्रिक्स एंड फ्लाई ऐश एग्रीगेट, है ना, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स एंड योर फॉसिल फ्यूल्स हो जाते हैं इसके अंदर, फॉसिल मिल्स एंड सिमिलर सिलिशियस अर्थ्स, बिल्डिंग ब्रिक्स और अर्थिंग और रूफिंग टाइल्स। तो ये सारे क्या आते हैं आपके नोटिफाइड के अंदर कवर अप हैं। ठीक है, देन उसके बाद इनके ऊपर 40 लाख वाली लिमिट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। ओके, देन उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि कभी कभार क्या होता है ना, आप रजिस्ट्रेशन लेते हो और जो प्रोफेशनली ऑफिसर जो होता है वो आपके रजिस्ट्रेशन को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। क्यों वो कैंसिल कर देता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आप कुछ इनजस्टिस कर रहे हो। तो इफ़ यू आर डूइंग सम इनजस्टिस, तो उसको ऐसा लगता है कि आप कुछ झोलमाल कर रहे हो, तो वो आपको अपनी मर्जी से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है। रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आपके पास ये आ जाता है, एक सेकेंड, ओके, सो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का अंदर आपको सबसे पहले आ जाता है कि
एक तो होता है कि आप खुद से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकते हो, तो वो होता है आपके सस्पेंशन के अंदर। एक आता है कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन विच इज़ कवर्ड अंडर द सेक्शन नंबर 29 के अंदर वो कवर है। तो अगर पीओ चाहता है तो वो कर सकता है। ओके, सो अगर पीओ चाहता है तो कैंसिल कर सकता है आपका रजिस्ट्रेशन खुद से। तो कब कर सकता है? जब आप कंडक्ट कर रहे हो ऐसा बिजनेस फ्रॉम द मतलब नॉट कंडक्टिंग बिजनेस। आप एक सेकेंड में लिख देती हूँ पहले, फिर आपको समझाती हूँ। नॉट कंडक्टेड बिजनेस फ्रॉम डिक्लेयर्ड पीओबी से। तो आप वहाँ से बिजनेस नहीं कर रहे हो जहाँ से आपने बताया है कि आप वहाँ से बिजनेस करने वाले हो, जहाँ से यू आर नॉट कंडक्टेड बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, तो आप नहीं कर रहे हो। और आप अननेसेसरली इनवॉइसेस दे रहे हो और उसके बदले में गुड्स और सर्विसेज नहीं दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? एक रजिस्टर्ड पर्सन जो कि इनवॉइस और अ बिल विदाउट सप्लाइंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन अ वॉल्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो सॉरी इन द वॉल्यूशन ऑफ द एक्ट के हिसाब से आप अननेसेसरी इनवॉइसेस बांट रहे हो और उसके बदले में गुड्स और सर्विसेज नहीं दे रहे हो, तो आपका रजिस्ट्रेशन बाय प्रोफेशनल ऑफिसर कैंसिल कर दिया जाएगा। देन उसके बाद आएगा कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन डिसीज द रेट। आप क्या कर रहे हो? रेट को कम कर रहे हो। क्या कर रहे हो? डिक्रीज कर रहे हो रेट ऑफ जीएसटी का ऑन इनवॉइस के ऊपर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग द बेनिफिट टू द कस्टमर, ताकि आप क्या कर सको? कस्टमर को बेनिफिट प्रोवाइड कर सको। तो उन लोगों के लिए भी बोला गया है कि तुम लोगों को रजिस्ट्रेशन क्या होगा? कैंसिल कर दिया जाएगा अगर तुम ये हरकतें कर रहे हो। डिक्रीज रेट ऑफ क्या कर रहे हो? जीएसटी का डिक्रीज कर रहे हो रेट, क्योंकि बेनिफिट ऑफ कस्टमर पहुंचाना चाहते हो तो। और अवेल कर रहे हो इनपुट टैक्स क्रेडिट इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन, और अब फालतू में आईटीसी ले रहे हो और मतलब कोई ऐसा प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 16 को क्या कर रहे हो? अवेल कर रहे हो, मतलब कि आप प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 16 का वायलेशन करते हुए आईटीसी अननेसेसरी ले रहे हो। अब सेक्शन नंबर 16 के अंदर बहुत सारी बातें कही गई थी कि आपने रिसीव नहीं करे गुड्स, या फिर जो आपका सप्लायर है उसने गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं पड़ाया, आपको गुड्स रिसीव नहीं हुए हैं, आपने पेमेंट नहीं करी विद इन द 180 डेज के अंदर, और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि आपके पास टैक्स इनवॉइस नहीं है एंड ऑल, तो वो सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर ना और भी कुछ नए पॉइंट्स जो है वो आपके एडेड हुए हैं, जैसे कि these are कि वंस द रीजन ऑफ द कैंसिलेशन दैट द रिटर्न्स आर नॉट फाइल्ड बाय द सर्टेन पीरियड। तो जिन लोगों ने रिटर्न्स जो है वो सही से फाइल नहीं करी है फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उन लोगों का भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। उन लोगों का भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्या कर दिया जाएगा? कैंसिल कर दिया जाएगा। तो कौन से लोग हैं जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं करी फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उनका कैंसिलेशन कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले है हमारा मंथली रिटर्न। अगर आप मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मंथली रिटर्न, तो उस केस के अंदर आपने पर्सन नॉट फाइल्ड द रिटर्न फॉर द कॉन्टिन्यूस 6 मंथ और आप 6 महीने से अपनी मंथली रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, तो आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया जाएगा? कैंसिल कर दिया जाएगा। और अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हो और आपने रिटर्न नहीं फाइल किया है फॉर कॉन्टिन्यू 2 टैक्स पीरियड, मतलब 2 टैक्स पीरियड्स गुजर गए हैं और आपने अभी तक यू हैवेंट फाइल योर क्वार्टरली रिटर्न्स, तो आपको भी निकाल दिया जाएगा। फिर इन द केस अगर आप कॉम्पोजिशन सप्लायर है, क्या है? आप कॉम्पोजिशन सप्लायर है, उस केस के अंदर आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है, रिटर्न यू हैवेंट फाइल्ड बियॉन्ड 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट, बियॉन्ड 3 months फ्रॉम ड्यू डेट। ठीक है, तो अगर आपने अपनी मंथली रिटर्न 6 महीने तक फाइल नहीं करी, मतलब 6 महीने गुजर गए कॉन्टिन्यूस 6 महीने से आपने मतलब मंथली रिटर्न नहीं फाइल करी, आपने अपना कॉन्टिन्यू 2 टैक्स पीरियड जो है
क्वार्टरली रिटर्न फाइल नहीं करा और आपने अपना नॉट फाइल द रिटर्न बियॉन्ड द 3 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट से अगर आपने नहीं करा है तो आप क्या कर सकते हो, आपका रजिस्ट्रेशन की भी कैंसिल हो सकता है। तो ये आ गया आपका सारा पॉइंट ऑफ सेक्शन नंबर 29। तो चलिए, अगर आप इस पॉइंट को कर ही रहे तो एक छोटा सा पॉइंट और कर लीजिए। उसके अंदर बोला जाता है कि अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दे तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो। अभी अगर मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ और मैंने इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी कि मैंने अपना मंथली रिटर्न 6 महीने से फाइल ही नहीं किया, तो अब मैं क्या करूँ। मैं क्या करूँगी, अगर मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ तो मैं सबमिट करूँगी एक एप्लीकेशन फॉर्म। किसके अंदर क्या सबमिट करूँगी मैं, एक एप्लीकेशन फॉर्म जो कि माना जाएगा REG 16। तो क्या फाइल करूँगी मैं, REG 16 फाइल करूँगी और मैं बोलूँगी कि सुनिए PO हमारे कि हम लोग ये कंडीशन से ऐसे ऐसे बात हो गई है, मतलब कि हम एक वैलिड रीज़न देते हैं कि इस वजह से हमने मतलब अपना रिटर्न नहीं फाइल करी, या फिर अगर वैलिड रीज़न लगा तो वो क्या करेंगे, मेरे जो ये वाला जो रजिस्ट्रेशन है उसको रिवोक कर सकते हैं, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन को रिवोक कर सकते हैं। तो मैं आपको अच्छे से और बता देती हूँ कि मैं क्या करूँगी, REG 16 फाइल करूँगी। उसके अंदर मैं डिटेल्स दूंगी अपने स्टॉक की, अपनी लायबिलिटी की, विद इन 30 डेज के अंदर फ्रॉम द अकरेंस ऑफ द इवेंट ऑफ वारंटिंग कैंसिलेशन। तो जिस दिन मेरे पास कैंसिलेशन का ऑर्डर आ जाता है ना, उसके 30 दिन के अंदर मुझे REG 16 फाइल करना पड़ेगा। उसके अंदर अपनी सारी स्टॉक की डिटेल्स, अपनी सारी लायबिलिटी की डिटेल्स मुझे इस REG 16 के अंदर फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन जो होगा ग्रांटेड कैन बी कैंसिल हो सकता है, कैंसिलेशन बाय टैक्सेबल पर्सन। तो ऐसा हो सकता है कि आपका कैंसिल हो जाए। ठीक है, सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर आपने REG 16 फाइल कर दिया है तो आप उसमें बता सकते हो विद इन 30 डेज के अंदर आपको फाइल करना पड़ेगा जब आपके पास कैंसिलेशन का पता आपको चल रहा है। देखिए, एक तो PO जरिए आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कैंसिल खुद बाय टैक्सेबल पर्सन भी करा सकता है। कब करा सकता है वो, मतलब कुछ ऐसा कर देता है वो जिसकी वजह से मतलब कैंसिल ऑटोमेटिकली हो जाता है, विच इज़ द बिजनेस। अगर आपने डिसकंटिन्यू कर दिया है या आपकी डेथ हो गई है, आप अमलगमेट कर गए हो किसी भी ऐसी लीगल एंटिटी के अंदर, आप डीमर्ज हो गए हो या फिर डिस्पोज्ड ऑफ हो गया आपका बिजनेस, तो उस केस के अंदर आपका जो रजिस्ट्रेशन आपको दिया था वो कैंसिल हो जाएगा। फिर पर्सन जो कि चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ बिजनेस, अपने बिजनेस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने बिजनेस का जो जरिया है, जिस मोटिव पे उन्होंने चलाया था वो बिजनेस, वो ही बदल रहा है, तो उस पर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। नो लॉन्गर लायबल टू रजिस्टर, अगर आप सेक्शन नंबर 22-24 के अंदर आते ही नहीं हो, आप टर्नओवर से नीचे आ गए हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो सकता है। ठीक है, अभी कैंसिलेशन का क्या प्रोसीजर है वो तो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको एक और अमेंडमेंट का पॉइंट है, पहले वो डिस्कस कर देते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, यस। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के अंदर आपका एक और पॉइंट कवर होता है। एक और पॉइंट कौन सा कवर अप होता है कि अगर आप सप्लायर हो आउटसाइड इंडिया, आप कहीं से सप्लाई कर रहे हो, कहाँ से सप्लाई कर रहे हो, आउटसाइड इंडिया से हो, आप कहाँ से हो, आउटसाइड इंडिया से हो, और आप क्या सप्लाई कर रहे हो, आप ऑनलाइन मनी गेमिंग, मतलब कि आप ऑनलाइन मनी गेमिंग की सर्विसेज जो है वो दे रहे हो। किसको दे रहे हो, कोई भी रेसिपिएंट जो कि पर्सन कौन है, इन इंडिया के अंदर है, इन इंडिया के अंदर है। तो अगर कोई भी पर्सन इन इंडिया है और आप उसको ऑनलाइन मनी गेमिंग की सर्विसेज दे रहे हो, आप आउटसाइड इंडिया बैठे हो, तो उस केस के अंदर पहली बात तो ये आपका सप्लाई है। तो अगर ये आपका सप्लाई है, ये कवर्ड है अंडर द योर शेड्यूल नंबर 1 के अंदर आपका कवर है। शेड्यूल नंबर 1 ये क्या है मैम, देखिए
शेड्यूल नंबर 1 जो है वो हम सप्लाई वाले चैप्टर में करते हैं। उसके अंदर हमारे 3 शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 3। शेड्यूल नंबर 1 के अंदर हमने वो सारी चीज़ें की है कि अगर कंसिडरेशन नहीं भी होता तो हम उसको क्या मान लेते हैं, सप्लाई मान लेते हैं। शेड्यूल नंबर 2 के अंदर हमको बहुत सारी ऐसी सर्विसेज दी जाती है कि किस केस के अंदर सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाए, किस केस के अंदर सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाए। और शेड्यूल नंबर 3 वो होता है जिसके अंदर ना ही वो सप्लाई होता है ना ही वो गुड्स होता है। तो ये जो है वो पहले एक्शनेबल क्लेम्स के अंदर इंक्लूडेड होती थी, बट अदर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स जो थे वो पहले अब हट गए हैं। अब अदर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स जो हैं वो आपके एक्चुअल में सप्लाई माने गए हैं। पहले वो शेड्यूल नंबर 3 में कवर होते थे, बट अब वो हट के शेड्यूल नंबर 1 के अंदर आ गए हैं, जिसमें आपको वो सप्लाई माने जाएंगे। एंड एक्शनेबल क्लेम्स के अंदर ही आपका इंक्लूड होते हैं गेमिंग, लॉटरी, कसिनो, हॉर्स रेसिंग और कोई भी ऑनलाइन गेमिंग। तो अब ये ऑनलाइन गेमिंग अगर आप किसी को देते हो तो वो एक स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है और वो आपके शेड्यूल नंबर 3 से हट गए हैं। क्या वो आपके शेड्यूल नंबर 3 से क्या हो गए हैं, वो हट गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज दे रहे हो, आप टैक्सेबल अमेंडेड शेड्यूल नंबर 3 के हिसाब से हट चुके हो आप। एंड येस, यू आर नाउ हैव टू बी कंपल्सरी रजिस्टर्ड। ओके, सो शेड्यूल नंबर 1 नहीं, सॉरी शेड्यूल नंबर 3 था, वो मैंने गलती से लिख दिया 1। तो आप शेड्यूल नंबर 3 से हट गए हो और यहाँ पर आप कवर अप हो जाओगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगी कि अगर आपके पास पैन भी नहीं है ना, इफ़ यू डोंट हैव इवन द पैन नंबर, तब भी आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कुछ रिक्वायरमेंट्स जो कि एक एप्लीकेंट को फिजिकल वेरिफिकेशन चाहिए होती है ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस डन अवे विद द इसके हिसाब से। ठीक है, तो कुछ फिजिकल वेरिफिकेशन चाहिए होते हैं बिजनेस प्रेमिसेस को, कुड बी कैरिड आउट इन द फॉलोइंग केसेस के अंदर। तो कुछ फिजिकल वेरिफिकेशन से जो आपको पास होनी चाहिए कि अगर पर्सन जो है वो फेल टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन, अगर उसने आधार ऑथेंटिकेशन को फेल कर दिया है और डज नॉट ऑप्ट द आधार ऑथेंटिकेशन, और उसने ऑप्ट नहीं करा है अपना आधार ऑथेंटिकेशन, और कोई भी पर्सन जो कि अंडरगो मतलब कि आधार ऑथेंटिकेशन के अंदर अंडरगो है, मतलब अभी चल रहा है प्रोसेस उसका, और मतलब कॉमन पोर्टल पे है वो, बेस्ड ऑन द डाटा एनालिसिस के हिसाब से, रिस्क पैरामीटर के हिसाब से उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। द पीओ डीम्स फिट ऑफ कैरी आउट द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस। इन सच अ केस के अंदर रजिस्ट्रेशन शुड बी ग्रांटेड विद इन 30 days ऑफ द सच फिजिकल वेरिफिकेशन। ओके, तो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो आपकी कुछ चीज़ें वेरिफिकेशन की जाएगी। तो वो वेरिफिकेशन के लिए आपका आधार का ऑथेंटिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं है या फिर अभी वो पेंडिंग में चल रहा है, तो आपको वो जब वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपको बाद में जब आपको आपका आधार नंबर मिल जाएगा तो फिर वो आपको बाद में क्या करना पड़ेगा, पोर्टल के ऊपर डालना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें हो चुकी है। लेकिन इनकेस अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो आपको ग्रांट नहीं किया जाएगा, आपका मतलब जो भी आपको रजिस्ट्रेशन दिया गया था वो आपको वापस ले लिया जाएगा। और इन केस रजिस्ट्रेशन कुड बी ग्रांटेड, और अगर आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा तो विद इन द पीरियड ऑफ द 30 days के अंदर आपको क्या कर दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन जो होता है ये सारी सबसे पहले जब किया जाता था जब प्रोफेशनरी ऑफिसर का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी। तो अगर मान लो कि अगर मेरे को मेरा रजिस्ट्रेशन लेना है मुझे, तो मेरा पीओ जो होगा वो सब चीज़ें चेक करेगा। तो उस केस के अंदर पहले एप्लीकेंट को, जैसे मैं हूँ तो मेरा होना वहाँ पे ज़रूरी था, तभी वो मतलब सारी चीज़ें चेक करेंगे। अगर इनकेस में नहीं थी तब वो नहीं करेंगे। लेकिन अब क्या अमेंडमेंट कर दिया उन्होंने कि अगर एप्लीकेंट होगा भी नहीं ना तो तब भी तुम क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। पीओ जो है वो चेक कर सकता है उस पर्सन का जो भी वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यस। तो यस, अगर समटाइम्स वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड आफ्टर द
ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आपको वेरिफिकेशन मिलती है तो फॉर सच वेरिफिकेशन ऑल्सो प्रेजेंस एप्लीकेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। उस केस में भी एप्लीकेंट को ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ पे हो। इन केस प्रोफेशनली ऑफिसर शुड अपलोड द रिपोर्ट विद इन द 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द वेरिफिकेशन। और जिस दिन आपको वेरिफिकेशन हो जाता है 15 डेज के बाद फिर वो आपको बता देगा कि हमने आपका सब कुछ वेरीफाई कर लिया है। इसी के साथ साथ आपको आपकी कुछ बैंक की डिटेल्स भी देनी पड़ती है। बैंक की डिटेल्स जो है वो आप दोगे विद इन 30 डेज के अंदर। जैसे आपने मान लो कि आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा था लेकिन आपके पास कोई बैंक की डिटेल्स नहीं थी क्योंकि बैंक वाले खुद रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहे थे, तो अभी के लिए आपके पास बैंक की डिटेल्स नहीं है। लेकिन जैसे आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है उसके विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा उन लोगों को अबाउट द बैंक की डिटेल्स आपको फिर देनी पड़ेगी। सो विद इन 30 डेज फ्रॉम द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है उसके 30 डेज के अंदर आपको क्या बताना पड़ेगा, बैंक को बताना पड़ेगा, मतलब बैंक की डिटेल्स जो है वो देनी पड़ेगी ऑन द पोर्टल पे। तो इसका एक लिमिट है वो मैं आपको साथ डिस्कस कर देती हूँ। सो या तो आप 30 डेज के अंदर कर देना है ना, और बिफोर फाइलिंग GSTR 1 या IFF विच एवर इज अर्लियर। तो जिस दिन आप GSTR फाइल कर रहे हो या फिर आप IFF के अंदर कवर हो या फिर आप विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इनमें से जब भी कोई सा भी कुछ भी काम कर रहे हो उससे पहले पहले, मतलब कि वो कहना चाहते हैं कि आप अपने रिटर्न से पहले कम से कम अपने बैंक्स की डिटेल्स सबमिट कर दो। तो इसके अंदर अमेंडमेंट पता है क्या है, पहले ये 45 डेज था और अब कितना कर दिया, ये 30 डेज कर दिया। तो पहले क्या था 45 डेज था लेकिन अब कितना कर दिया, 30 डेज कर दिया है। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास आ जाएगा अनदर पॉइंट जहाँ पे सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ फर्निश। अगर मान लो कि आपने डिटेल्स नहीं दी, यहाँ पे पीछे भी आपने कोई डिटेल्स नहीं दी, तो उस केस के अंदर क्या कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन सस्पेंडेड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, अगर बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है आपके आउटवर्ड सप्लाई ऑफ द कंपेंसेशन ऑफ GSTR 1 और GSTR 3B। ओके, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है मैं वो आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे आपका कॉन्ट्रवेंशन कर दिया जाएगा प्रोविजंस ऑफ द रूल 10A बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, कि अगर आपने डिटेल्स नहीं फाइल करी, बैंक की डिटेल्स नहीं दी, तो आपका सस्पेंड किया जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। तो समझ में आ गया कि अगर आपने अपने बैंक डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करी है तो आपका सस्पेंड कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आपने जैसे ही डिटेल्स प्रोवाइड कर दी तो आपका सस्पेंशन जो होगा वो रिवोक हो सकता है। सो रजिस्ट्रेशन ऑफ हैज़ बिन सस्पेंडेड एज अबव कॉन्ट्रवेंशन, अगर आपने क्या प्रोविजन ऑफ 10A, तो जितने भी प्रोविजन मैंने आपको बताया अबाउट द बैंक्स के और द PO के, तो वो 10A के अंदर लिखी गई है, सस्पेंशन हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। आपको शैल बी डीम्ड टू बी रिवोक अपॉन द कंप्लाइंसेस विद द प्रोविजन। तो जैसे आपने कंप्लाइंसेस कर दी, उन प्रोविजंस का कंप्लीकेशन कर दे, तो आपका रिवोकेशन हो जाएगा। ठीक है, रिवोकेशन भी हो सकता है। कब हो सकता है रिवोकेशन, जब आप डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हो, डिटेल्स की कंप्लाइंसेस कर दोगे तो। ठीक है, देन उसके बाद आता है एक टाइम लिमिट। लेकिन बिफोर डिस्कसिंग द टाइम लिमिट मैं आपको पहले रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कराना चाहती हूँ। तो देखिए, कभी आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया, तो आप उस चीज़ से सहमत नहीं हो कि ऐसे कैसे उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, तो आप जाके उनको क्या कर सकते हो, रिवोक कर सकते हो। अगर आपके पास एक वैलिड रीज़न है तो आप कैसे रिवोक करोगे, तो एप्लीकेशन फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन टू बी मेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर। तो जिस दिन आपके पास वो कैंसिलेशन ऑर्डर आया उसके 30 दिन के अंदर आप भाग जाओगे और बोलोगे, एप्लीकेशन दोगे कि आप उनका रजिस्ट्रेशन को रिस्टोर करो, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। तो सब्जेक्टेड टू सच कंडीशन, कुछ कंडीशन को प्रिस्क्राइब करके कोई भी रजिस्ट्रेशन पर्सन रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर, अगर कर दिया गया है, खुद की मर्जी से उन्होंने कर दिया है, तो वो अप्लाई कर सकते हो ऑफिसर को कि वो उनका कैंसिलेशन को क्या करे, रिवोक कर सके। लेकिन उसको रिवोकेशन के अंदर 30 दिन के अंदर, जिस दिन आपको पता चला कि आपका कैंसिलेशन कर दिया, तो आपको 30 दिन के अंदर भागना पड़ेगा। फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विसेज ऑफ द कैंसिलेशन ऑर्डर के अंदर आपको भागना पड़ेगा।
एक्सटेंशन ऑफ पीरियड, ये बोला गया कि जिस दिन आपको पता चला, क्या बोला मैंने, अगर जिस दिन आपको पता चला, अगर आपने उस दिन, मान लो कि इस दिन आपको पता चला है ना, तो उसके विद इन 30 डेज के अंदर आपको भागना पड़ेगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सटेंशन ऑफ टाइम कर दिया गया है कि अबव पीरियड जो है ऑन द सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन एंड फॉर अ रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन द राइटिंग टू बी एक्सटेंड। तो ये वाला जो पीरियड है वो आपका बढ़ गया है। बाय किसने बढ़ाया है कि 30 दिन के अंदर नहीं कर सकते, तो एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर ने एक्सीडिंग 30 दिन कर दिया कि अगर 30 दिन में नहीं तो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर बता देना, फिर वही और क्या कर सकते हैं, एडिशनल कमिश्नर ने बता दिया। लेकिन अगर एडिशनल कमिश्नर के अलावा भी एक और कमिश्नर था फॉर द पीरियड के लिए, नॉट एक्सीडिंग 30 डेज बियॉन्ड द पीरियड ऑफ द 30 डेज स्पेसिफाइड बाय द ए, सो बाय द कमिश्नर फॉर अ फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, की उन्होंने बोला कि 30 दिन तो ये हो गए, 30 दिन ही हो गए, अब इसके आगे 30 दिन नहीं होने चाहिए। लेकिन यही आपका अमेंडमेंट आया, क्या बोला गया, यही आपका अमेंडमेंट आया और उन्होंने बोला कि 30 डेज फ्रॉम द एप्लीकेशन से, जिस दिन आपको मिला 30 डेज आपको एक्सटेंशन करा बाय द जॉइंट कमिश्नर ने, एडिशनल कमिश्नर है, फिर और 30 डेज बढ़ा दिया इन्होंने बाय द एक्सटेंशन बाय द कमिश्नर। तो यहाँ पे क्या करा, एक्सटेंशन कर दिया बाय द कमिश्नर ने 30 दिन का। और नहीं सॉरी, ये तो था पहले से, ये भी था 30 डेज का कि कमिश्नर ने फॉर द फर्दर नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, मतलब कि 30 दिन तो था पहले से, फिर 30 दिन और बढ़ाया, फिर 30 दिन और बढ़ा दे, तो अल्टीमेटली कितने डेज हो गए मेरे पास, 30 मेरे पास कितने हो गए, 90 डेज हो गए। तो 90 डेज था एंड इसके अलावा एक्सटेंशन दे दी 180 दिन की और। तो अब आपके पास सिर्फ 90 डेज नहीं, ऊपर से आपके पास एक्सटेंशन आ गए 180 दिन की और भी ज़्यादा। तो 30 डेज फ्रॉम द एप्लीकेशन हो गया, 30 डेज बाय द एक्सटेंशन कर दिया किसने, जॉइंट या फिर एडिशनल कमिश्नर ने, और 30 डेज बाय द एक्सटेंशन बाय द कमिश्नर ने कर दिया था। फिर आपके पास ये नाउ टाइम लिमिट जो है वो एक्सटेंडेड हो गई फर्दर विच इज़ नॉट मोर देन 180 डेज बाय कमिश्नर के द्वारा ही ये की गई है। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि 30 तो था, फिर और आगे कितना आ गया, 180 डेज आ गया ना। एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, इसके बाद क्या होता है कि प्रॉपर ऑफिसर वो देखता है कि हाँ भाई वैलिड रीज़न है या नहीं है, तो वो देखेगा, या तो वो रिवोक कर देगा आपका कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, या फिर आपको रिजेक्ट कर देगा कि नहीं भाई मुझे सही नहीं लग रहा है, एप्लीकेशन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। लेकिन रिजेक्शन से पहले एक आपकी सुनवाई ज़रूर लिखी जाएगी, एंड शैल नॉट रिजेक्टेड अनलेस द एप्लीकेंट हैज़ बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो ये तो आपका कानून ही है। फिर रिजेक्शन से पहले एक बार हियरिंग ली जाएगी, और अगर हो जाता है ठीक है, तो नहीं तो आपको कैंसिलेशन कर दिया जाएगा। रिस्टोरेशन ऑफ आरसी अंडर द SGST UTGST डीम्ड रिस्टोरेशन अंडर द CGST एक्ट। तो जो रिवोकेशन है ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर SGST UTGST आप करवा सकते हो, एज द केस में भी शैल बी डीम टू बी रिवोक ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन। तो आपका फिर बाद में वो कैंसिल हो जाएगा, अगर उन्होंने ऐसा लगा कि नहीं भाई ये कुछ घोलपाल कर रहे हैं, तो फिर वो कैंसिल कर देंगे, नहीं तो आपका रिवोकेशन वहीं के वहीं रोक दिया जाएगा अगर आपका रीज़न वैलिड हुआ तो। ओके, तो बस ये आपका इसके बाद एक और पॉइंट है, फिर आपका चैप्टर पूरा मतलब विद अमेंडमेंट के साथ ख़त्म हो जाएगा आपका। देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है। मैंने आपको क्या बताया था कि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो होते हैं उनके लिए लाइबल होता है कंपलसरी फॉर देयर रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर वो 95 के अंदर कवर है तो अर्लियर क्या होता था, सप्लाई ऑफ गुड्स अगर आप कर रहे हो थ्रू द इको वाज नीड टू इन द कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, लेकिन नाउ द कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो या सर्विसेज कर रहे हो थ्रू इको से, कैन बी डन बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर। ठीक है, तो अगर आप एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर हो तो देखिए क्या बोला गया है कि अगर आप सप्लाई कर रहे हो थ्रू इको गुड्स या सर्विसेज, तो सेक्शन नंबर 24 इज़ नॉट एप्लीकेबल, आपके पास कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो ऑफ गुड्स का, देखो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो गुड्स का तो उसके अंदर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन तो है। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो सर्विसेज का तो उसके ऊपर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं था, और ना ही यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए था। लेकिन इस केस के अंदर आपकी लिमिट 22 वाली लग जाती थी, 10-20 लाख वाली जो लिमिट थी वो सर्विसेज के ऊपर लग जाती थी।
लेकिन अगर आप स्पेसिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का कर रहे हो इंटर स्टेट सप्लाई, तो वहाँ पे भी आपका सेक्शन नंबर 24 इज़ नॉट एप्लीकेबल, लेकिन 22 के अंदर आपका एप्लीकेबल था। तो इस केस के अंदर उन्होंने ये बोल दिया कि चाहे आप सप्लाई कर रहे हो थ्रू इको से गुड्स या सर्विसेज, तो आपके ऊपर सेक्शन नंबर 24 इज़ नॉट एप्लीकेबल, आपके पास कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले था कि अगर आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स थ्रू द इको आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है, बट नाउ इको कैन भी हो सकता है बाय द अनरजिस्टर्ड सप्लायर। तो पहले बोला जाता था कि ई कॉमर्स ऑपरेटर में सर्विसेज वही कर सकते हैं जो कि कौन है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के अंदर वही सर्विसेज कर सकते, वही सप्लाई कर सकते हैं। देखो ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होते हैं, ये सप्लाई है, ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि है ई कॉमर्स ऑपरेटर, और ये एक रिसिपिएंट है। तो सप्लायर अपन इस पर डालता है गुड्स और रिसिपिएंट इधर दिखता है, तो रिसिपिएंट पहले इसको पे करेगा और इको जो है वो इसको पे करेगा। तो पहले बोला जाता है कि सप्लायर जो है जो इको के थ्रू सेल कर रहा है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, नाउ द अनरजिस्टर्ड सप्लाई, अगर यहाँ पे अगर अनरजिस्टर्ड भी हुआ तो चलेगा, यहाँ पे वो सप्लाई कर सकता है थ्रू इको से। तो रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो आप इको से सप्लाई कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसा तो है नहीं कि अनरजिस्टर्ड को हम पूरी खुली आज़ादी दे देंगे, तो उसको किसी चीज़ की लिमिट लगा दी गई है, एंड ये लिमिट आपको लर्न करनी पड़ेगी। ओके, लेट्स रीड। Such supplier supplying goods through eco exempt for the compulsory registration subjected to following conditions। अगर कोई भी सप्लायर है जो कि सप्लाई कर रहा है गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर से, तो वो एग्जेम्प्टेड है फॉर द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो मैंने बताया कि अगर आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स का, अगर आप सप्लाई कर रहे हो थ्रू इको थ्रू सर्विसेज के ऊपर, तो उसके लिए तो लिमिट है 20 लाख वाली, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि अगर आप सप्लाई करते हो गुड्स ऑफ सर्विसेज का, ठीक है, तो उस केस के अंदर आपके पास लिमिट है। लेकिन अगर आप सप्लाई करना चाहते हो, गुड्स की सप्लाई करना चाहते हो और आप एक अनरजिस्टर्ड हो, तो आप इको से कर सकते हो, पहले एप्लीकेबल नहीं था। तो उस अनरजिस्टर्ड पर्सन को शैल नॉट मेक एनी इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, तो वो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर सकता। फिर नॉट मेक द सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू इको इन मोर देन द वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी से भी वो नहीं कर सकता है। सच पर्सन के पास रिक्वायर्ड टू हैव अ पैन होना चाहिए अंडर द इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू, और उस पर्सन को मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू इको डिक्लेयर ऑन द कॉमन पोर्टल पर अपने बताना पड़ेगा उसको अपना पैन नंबर, अपना एड्रेस एंड उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर है, वो स्टेट कौन से पे कहाँ पे काम कर रहा है यूनियन टेरिटरी में जहाँ पे वो पर्सन सीख द सप्लाई कर रहा है, और विच शैल बी सब्जेक्टेड टू वैलिडेशन ऑन द कॉमन पोर्टल पे जो भी वैलिडेशन चाहिए थी वो उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और सच पर्सन हैव बीन ग्रांटिंग एनरोलमेंट नंबर ऑन द कॉमन पोर्टल, तो उसको अपना क्या ग्रांट करना पड़ेगा, एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा ऑन द कॉमन पोर्टल पे ऑन द सक्सेसफुल वैलिडेशन ऑफ द पैन डिक्लेयर्ड अबव। तो जब तक वो अपना पैन नहीं देगा तब तक उसको ये एनरोलमेंट नंबर नहीं मिलेगा, तो कॉमन पोर्टल पे से उसको क्या मिल जाएगा, एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। फिर सच पर्सन जो होगा शैल नॉट बी ग्रांटेड मोर देन वन एनरोलमेंट नंबर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ऑब्वियसली पता है उसके पास एक से ज़्यादा यूनियन टेरिटरी या स्टेट का एनरोलमेंट नंबर नहीं होना चाहिए। नो सप्लाई of the goods shall be made by the such person through eco unless the such person have been granted an enrollment number on the common portal। तो वो कुछ भी सप्लाई नहीं कर पाएगा ऑफ गुड्स की अगर उसके पास एनरोलमेंट नंबर नहीं है। तो अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो तो आपको सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर से और आप एक अनरजिस्टर्ड हो और आप गुड्स सप्लाई कर सकते हो। पहले नहीं था ऐसा, पहले बोला जाता था सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन गुड्स से सप्लाई करेगा वो ही होगा, लेकिन अब अनरजिस्टर्ड है चाहे रजिस्ट्रेशन है वो सप्लाई कर रहा है गुड्स थ्रू इको के ज़रिए तो वो कर सकता है। लेकिन अगर ये गुड्स के केस में था, लेकिन अगर सर्विसेज के केस में है तो उसके ऊपर लिमिट लगती है, कौन सी, 10-20 लाख वाली लिमिट लग जाएगी। ठीक है, ओके। तो फर्दर और पॉइंट्स वो मैंने देखे नहीं थे।
कि उन्होंने बोला है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो सप्लाई कर रहा है गुड्स का ओनली इफ एनरोलमेंट नंबर होगा तो ही उसको सप्लाई करने दिया जाएगा। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर है इज नॉट अलाउ फॉर द इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट कलेक्ट टैक्स एक्ट। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो टैक्स एक्ट मतलब वो TCS नहीं कलेक्ट करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड थ्रू इट बाय द सेड पर्सन, क्योंकि यार सप्लायर अगर आपका अनरजिस्टर्ड है तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर शेल नॉट कलेक्ट TCS। तो इस केस के अंदर वो TCS भी नहीं कलेक्ट करेगा अंडर सेक्शन 52 के हिसाब से, बिकॉज सप्लायर कौन है वो अनरजिस्टर्ड है। देखो अगर सप्लायर ही आपका अनरजिस्टर्ड है तो वो TCS कलेक्ट करके क्या करेगा, ठीक है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर शेल फर्निश द डिटेल्स ऑफ द सप्लाइज ऑफ द गुड्स मेड थ्रू इट बाय द सेड पर्सन इन द स्टेटमेंट ऑफ द GSTR 8 इलेक्ट्रॉनिकली इन द कॉमन पोर्टल। तो अगर वो फर्निश करेगा अपनी सारी डिटेल्स ऑफ गुड्स की थ्रू सेड पर्सन एंड द स्टेटमेंट ऑफ GSTR 8 बाय इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल पर। ओके तो मैं आपको एक बार ये वाला पॉइंट अच्छे से और समझा देती हूँ। देखिए क्या होता है कि अगर एक बीच में पर्सन है, लेट्स से ये आपका इको है, ये आपका रिसिपिएंट है एंड दिस इज योर सप्लायर, ठीक है। तो अगर ये ई कॉमर्स ऑपरेटर को बोला जाता है कि भाई अगर तू टैक्स पे कर रहा है या फिर तू टैक्स पे नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर तू टैक्स नहीं पे कर रहा है, तो जो रिसिपिएंट है वो क्या करेगा, वो इसको पेमेंट करेगा, ठीक है। अगर ये खुद टैक्स पे कर रहा है तो ये TCS कलेक्ट नहीं करेगा। क्यों कलेक्ट नहीं करेगा भाई, जब वो पूरा टैक्स दे रहा है तो वो TCS कलेक्ट करके क्या करेगा, तो जब ये पूरा दे रहा है तो उस केस के अंदर वो टैक्स मतलब वो TCS कलेक्ट नहीं करेगा अगर ये ही टैक्स पे कर रहा है तो, ठीक है। अगर ये टैक्स पे नहीं कर रहा है तो ये TCS काट के किसको दे देगा, पैसा सप्लायर को दे देगा। तो ये क्या करेगा, TCS काट के किसको दे देगा, सप्लायर को दे देगा। तो यहाँ पे TCS वो कलेक्ट करेगा अगर वो खुद नहीं टैक्स पे कर रहा है तो अब गवर्नमेंट को कौन टैक्स पे करेगा, देखो टैक्स कलेक्ट सोर्स अलग होता है और GST का टैक्स अलग होता है। तो उस केस के अंदर सप्लायर जो है वो फिर टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट को। लेकिन इन केस अगर आप इस वाली कैटेगरी के अंदर लाई कर रहे हो तो उसमें बोला है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल नॉट कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स एट सोर्स कलेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो टैक्स नहीं पे करेगा। अगर वो टैक्स नहीं पे करेगा तो वो टैक्स एट सोर्स भी कलेक्ट नहीं करेगा। देखो ना मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल नॉट कलेक्ट टैक्स एट सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई गुड्स मेड थ्रू इट बाय द सेड पर्सन, तो यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो TCS कलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो पूरा टैक्स खुद ही पे कर देगा। तो इसलिए उस केस के अंदर उसको लायबल नहीं है। और अगर इन केस अगर आपका सप्लायर ही कौन हुआ, वो अनरजिस्टर्ड हुआ, उस केस के अंदर भी तो वो इसको भी नहीं देगा क्योंकि ये भी टैक्स नहीं पे करेगा, तो फिर यही तो टैक्स पे करेगा। तो फिर उस केस के अंदर वो TCS नहीं कलेक्ट करेगा, वो पूरा टैक्स खुद ही पे कर देगा। और सप्लायर क्योंकि मेरा अनरजिस्टर्ड है। ओके तो नाउ कमिंग टू अ लास्ट पॉइंट, ये जो हमारा बता रहा है अबाउट द सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कभी कभार हम लोग खुद जाके अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकते हैं। तो जहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाई कर रहा है फॉर द कैंसिल ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए, सो रजिस्ट्रेशन शैल डीम्ड टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम द डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑन द डेट फ्रॉम विच द कैंसिलेशन इज सॉट विच एवर इज लेटर। तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो जिसने भी अप्लाई करा है फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू बी सस्पेंडेड, तो उसका तब तक के लिए वो सस्पेंडेड माना जाएगा कि वो पर्सन अभी तो फिलहाल सस्पेंडेड है फ्रॉम द डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, जिस दिन उसने डेट ऑफ सबमिशन करा है एप्लीकेशन के लिए, टू द और द डेट फ्रॉम विच द कैंसिलेशन ऑफ सॉट। तो जिस दिन उसने अप्लाई करा, जिस दिन उसका कैंसिलेशन एक्चुअली में हुआ है, तो उस पीरियड के लिए वो क्या रहेगा, सस्पेंडेड रहेगा। और पेंडिंग द कंप्लीशन प्रोसीडिंग फ्रॉम द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, व्हेन द प्रॉपर ऑफिसर को रीजन टू बिलीव हो जाता है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन इज लाइबल है फॉर द कैंसिल के लिए, तो वो आफ्टर अफोर्डिंग द सेड पर्सन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, सुनकर उसकी रजिस्ट्रेशन जो होगा उसको डिटरमाइन बाय हिम पेंडिंग
सस्पेंडेड द रजिस्ट्रेशन, उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देगा ऑफ द सच पर्सन का, एंड डेट ऑफ डिटरमाइंड बाय हिम पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीडिंग फॉर द कैंसिलेशन, और जितनी भी उसकी पेंडिंग थी क्या कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग, उसको वो क्या कर देगा फॉर द कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन उसको पूरी कर देगा। रजिस्टर पर्सन हु रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सस्पेंडेड शैल नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई, नहीं करेगा वो ड्यूरिंग द सस्पेंडेड पीरियड के लिए, एंड शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फर्निश एनी रिटर्न, और कोई भी रिटर्न वो नहीं फाइल करेगा। सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू बी रिवोक, कर सकता है अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीडिंग बाय द प्रॉपर ऑफिसर, तो जो भी सस्पेंशन है ऑफ रजिस्ट्रेशन का शैल बी डीम्ड टू बी रिवोक भी हो सकता है अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीडिंग बाय द प्रॉपर ऑफिसर of the such revocation shall be effective from the date of the suspension has been come to the effect। तो जिस दिन आपका सस्पेंशन एक्चुअली में कम इनटू द इफेक्ट होगा उस दिन से आप सस्पेंडेड माने जाओगे, सस्पेंशन माने जाओगे, अदरवाइज नहीं माने जाओगे जब तक आपके पास सस्पेंशन नहीं आ जाता। और तब तक उससे पहले आप रिवोक करने की पास भी आपके पास पावर है कि आप उसको रिवोक कर सकते हो। कब तक? जब तक वो कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग नहीं हो जाता बाय द प्रॉपर ऑफिसर, पूरी तरीके से आपका कैंसिल ना करते उससे पहले आप रिवोक कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे कितने पॉइंट पढ़े? 4। सबसे पहले कि आप सस्पेंडेड रहोगे जब तक आपकी पूरी प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है, टिल जहाँ से आपने एक्चुअली में स्टार्ट करा था अपना प्रोक्योरमेंट करना, टिल द जब आपको कैंसिलेशन इज सॉर्ट विच एवर द लेटर, तब तक का आपका सस्पेंडेड होगे। सेकेंड पॉइंट मैंने बोला कि डिटरमाइंड बाय पेंडिंग कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग, आपको अपनी सारी पेंडिंग चीज़ें को कंप्लीशन करना है। थर्ड चीज़ है कि आपको जो है वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं करनी है कुछ भी उस पीरियड के दौरान। एंड चौथा, आप रिवोक कर सकते हो टिल द जब तक आपका एक्चुअली में कैंसिलेशन नहीं हो जाता। सो फॉर दिस वीडियो आई थिंक आपको अल्टीमेटली रजिस्ट्रेशन का मैंने मोटा सब कुछ बता दिया है, बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो आप खुद से पढ़ के कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।